नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आईटीबीपी की सीमावर्ती चौकियों पर जवान तैनात हैं, अलर्ट पर भी हैं। चौकन्नी निगाहों से सीमा पर होने वाली हर एक मूवमेंट पर, हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। आईटीबीपी के जवान अलर्ट हैं। मूवमेंट तब से देखने को मिल रही है जब से चाइना ने वो गुस्ताखी की, वो हिमाकत की, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद से आईटीबीपी और ज्यादा एक्टिव है। जोशीमठ में हमने देखा कि अतिरिक्त बल को भेजा गया है बॉर्डर पर। और अजीत राठी हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरह की चौकसी बढ़ती जा रही है, कितने अलर्ट है वहां पर सेना? राजीव देखिए, बड़े एक लाइफ लॉस के बाद जो उत्तराखंड की जो चाइना से लगी हुई सीमा है उस पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और जो आईटीबीपी की भी जो एक्स्ट्रा कंपनियां हैं वो वहां भेज दी गई हैं। और इसके पीछे आर्मी को भी अलर्ट रखा गया है। आर्मी की कंपनियां, आर्मी की टुकड़ियां भी वहां पर जा रही है और लगातार ये चौकसी बढ़ती जा रही है। जो सीमावर्ती जो गांव हैं उन पर भी एक नजर रखी जा रही है कि वहां के लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और उनको ये सब सावधानी बरतना है कि वहाँ सरहद पर थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है कश्मीर लद्दाख की घटना के बाद, तो इसलिए सब सतर्क रहें। और चूंकि आर्मी का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है उस तरह से ये एक बिल्कुल संकेत मिल रहा है, बहुत स्पष्ट संकेत है कि लद्दाख की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भारत ने पूरे चौकस इंतजाम अपने कर लिए हैं। और सरहद पर जिस तरह की जिस लेवल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अब मुझे नहीं लगता कि चाइना की तरफ से कोई इस तरह का कोई एक्शन होने वाला है। और उत्तराखंड के नीलांग घाटी, भैरव घाटी से लेकर के चमोली बारा होते हुए और पिथौरागढ़ तक, काला पानी, लिपू लेक, लिंपियाधुरा तक जितने भी हमारी सरहद हैं, तो वहां पर आर्मी की विशेष टुकड़ियां भेज दी गई हैं। आईटीबीपी की टुकड़ियां कल से ही अतिरिक्त बल वहां पर भेज दिया गया था। और आईटीबीपी की मदद के लिए पीछे आर्मी को रहने के लिए कहा गया है, ताकि सिचुएशन बहुत नाजुक है तो बहुत देर ना लगे निर्णय लेने में। अगर कोई ऐसी उधर से कोई दुस्साहस चीन करता है तो आईटीबीपी को पीछे करके और आर्मी फ्रंट ले सकेगी। मजीद, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर हम देखते थे बारावती में खासतौर पर कभी हेलीकॉप्टर से, चीन के हेलीकॉप्टर से आकर गश्त करते थे, कभी वो हमारी सीमा में घुस आते थे। मैं अभी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बॉर्डर पर जो मूवमेंट है, क्या बॉर्डर के करीब हमारी जो सेना है वो है, पहुंची हुई है, या अभी जहां पर वो स्थित हैं अपने कैंप्स में, अपने बंकर्स में, वहीं पर हैं, अभी आगे नहीं बढ़े, वहीं से वो देख रहे हैं, निगाहें बनाए हुए हैं? नहीं, देखिए, जहां कुछ सरहद पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आईटीबीपी और आर्मी की संयुक्त चेक पोस्ट है। तो थोड़ी दूर पहले आर्मी चेक पोस्ट होती है, फिर थोड़ी दूर चल के आईटीबीपी की चेक पोस्ट आ जाती है। तो मतलब आर्मी इतना पीछे नहीं है कि मतलब उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम की पीरियड पर वहां ना कॉल किया जा सके। और आर्मी को इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ाया है जोशीमठ कैंट से, और जितने भी ये पूरी ब्रिगेड है यहाँ से जो सेना का मूवमेंट हुआ है सरहद की तरफ, तो वो आईटीबीपी कैंप से बिल्कुल ठीक इतनी दूरी पर है। अगर उनको एकदम कॉल किया जाएगा तो उन्हें आने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है इसकी तरह रेस्क्यू का रेस्पॉन्स कितना आ रहा है और वो उसी हिसाब से आर्मी को वहां पर तैनात किया गया है। आप हमारे साथ अजीत बने रहे। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब जुड़ गए हैं। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये जो उत्तराखंड की बॉर्डर से लगती हुई सीमा है, यहां पर भी अतिरिक्त चौकसी बढ़ा दी गई है, इसका आप महत्व तो बताइए। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं उनके पास फिर से लौटूंगा। तो हिमाचल से लेकर फिर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, पूरी की पूरी ये जो सीमा है, ये जो बेल्ट है उत्तराखंड में भी है, जिसमें रिमखिम है, नीति, माणा, नेलोंग, भैरव घाटी, ये सारी बड़ा होती, ये सब पड़ती हैं। वहाँ पर अतिरिक्त चौकसी है। अजीत राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, आप समझे, क्योंकि आप लंबे समय से कवरेज करें, लंबे समय से आपका अनुभव आप देख रहे हैं, हिमाचल में जो बॉर्डर है या अरुणाचल में जो बॉर्डर है, सिक्किम में जो बॉर्डर है, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, उन जगहों से कितना अलग है? यहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं जो अन्य जगहों पर नहीं है? नहीं, देखिए, जिस तरह की सरहद हमारी चाइना से मिलती हुई जम्मू कश्मीर में है, वो लगभग जैसा हिमाचल में है, तो वो पूरी सरहद हमारी भी 300 किलोमीटर से ज्यादा की बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों की है। उसी तरह की टिपिकल वहां पर सिचुएशंस हैं आने की जाने की, क्योंकि चाइना ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी तरफ खड़ा कर दिया है। तो पूरे तिब्बत में उन्होंने, उसमें लहासा तक, और हमारे इधर जो, क्योंकि नेपाल की भी कुछ भूमि में उन्होंने अपने एयरबेस कैंप स्थापित किए, इस तरह की सूचना मिलती रहती है। इसके अलावा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ उनके एयरबेस बन गए हैं। पाकिस्तान और नेपाल ने जिस तरह से इंटरनली उसको मदद की है अपने बेस स्थापित करने की, उससे भारत की चिंता बढ़ना वाजिब है। और इसके अलावा दूसरी बात यह भी है, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहे हैं
तो ये जो हम अपनी पहल कर रहे हैं, तो चाइना को केवल इसी बात से आपत्ति है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम सड़कें बना रहे हैं, क्यों हम ब्रिज बना रहे हैं। तो ये जो लेकर है, चूंकि मैं इस समय चूंकि पहाड़ पे यात्रा पर हूँ और उसी तरफ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्थितियां बहुत संवेदनशील बनी हुई है। चाइना को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से चिंता है कि अगर हमारा एक वहाँ अवस्थापना के काम, सड़क और ब्रिज वाले काम हो गए, तो जो चाइना की जो मारक क्षमता है वो अपने आप ही कम हो जाएगी और हमारी जो आर्मी है उसका बल बढ़ जाएगा। तो इसी को लेकर के चाइना परेशान है और वो तमाम तरह के विश्वासघात हमारी आर्मी के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ कर रहा है। ऐसी हरकतें वो इसीलिए कर रहा है ताकि हम विचलित हो जाएं। और चूंकि ये सब जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये चीजें स्थापित हो चुकी है कि नेपाल सरकार और पाकिस्तान सरकार आजकल चाइना की भाषा बोल रहे हैं। और नेपाल के कुछ नागरिकों से पिछले दिनों में मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ उनके सभी स्कूलों में चाइनीज भाषा को पढ़ाने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। लेकिन हालांकि वहाँ की आवाम भारत के साथ है, लेकिन वहाँ की सरकार चाइना की भाषा बोल रही है, तो ये भी एक चिंताजनक है। बिल्कुल। आप अजीत नजर बनाए रखें, अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लद्दाख में मई महीने से तनाव की स्थिति है, लेकिन सोमवार को स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि हम किसी को बेवजह उकसाते नहीं हैं और भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भारत जानता है। भारत और चीन सीमा पर मई के महीने से जारी तनाव अब और बढ़ गया है। सोमवार रात भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई। 6 जून के बाद से ही दोनों देशों के बीच कई राउंड की बैठक हुई, जो कि सेना के बड़े स्तर लेवल की बैठक थी। इन्हीं बैठकों में तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं कुछ हद तक पीछे हटेंगी। भारत की मांग थी कि अप्रैल से पहले जैसी स्थिति को लागू किया जाए, मगर चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने देश की खातिर शहीद हुए वीर जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम ने चीन को साफ चेतावनी दी कि भारत उकसाने पर जवाब देने में सक्षम है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। चालबाज चीन का ये रवैया उत्तराखंड से लगती सरहद पर भी कई बार सामने आ चुका है। जोशीमठ में बाड़ाहोती इलाके में चीन के हेलीकॉप्टर कई बार घुसपैठ कर चुके हैं। मुलारी घाटी में स्थित बाड़ाहोती में चीन 4 साल के भीतर 10 बार घुसपैठ कर चुका है। 2014 से 2018 तक बाड़ाहोती में चीन ने 10 बार घुसपैठ की है। हालांकि उसे हर बार आईटीबीपी के जवानों ने नाकाम कर दिया। वो भारत जिसने 1971 में दुनिया के नक्शे पर वीरता की नई मिसाल कायम कर एक राष्ट्र का अभ्युदय किया, वो भारत जिसने 1965 की लड़ाई में इच्छोगिल नहर तक पाकिस्तान को खदेड़ा, वो भारत जिसने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ा, वह अपनी एक एक इंच जमीन चीन से वापस लेगा और सारा देश एकजुट होकर के अपनी सेना के पीछे खड़ा है। लद्दाख में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाड़ाहोती में सेना और आईटीबीपी सतर्क है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गलवान वैली में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए।
उत्तराखंड में चीन से लगती चीन की सीमा की लंबाई करीब 345 किलोमीटर लंबी है। इसमें से चमोली जिले में ही 100 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पड़ती है। बाड़ा होती 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक चारागाह है। स्थानीय लोग वहां अपने मवेशी लेकर आते हैं। इस दौरान कई बार उनका चीनी सैनिकों से सामना भी हुआ है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देहरादून में जारी है त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। इस खबर पर भी नजर हमारी बनी हुई है और ये बड़ी खबर है कि बैठक चल रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब स्थितियां तनावपूर्ण है और इस बीच में बैठक चल रही है। कोरोना से स्थितियां खराब है। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, अब तक की बैठक में क्या कुछ हुआ है और क्यों ये बैठक महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं? कौन कौन से प्रस्ताव रखे जा सकते हैं आज की कैबिनेट की बैठक में? देखिए राजीव, उत्तराखंड सचिवालय में करीब 11 बजे से ये त्रिवेंद्र सरकार की बैठक जारी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री तमाम शामिल है। सिर्फ सतपाल महाराज नहीं है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन करीब 1 दर्जन मसलों पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी अब उत्तराखंड में आए हैं, उनको स्वरोजगार देने की कोशिश सरकार की क्या होगी और किस तरीके की तैयारियां उनके लिए होगी। और साथ ही साथ जितने स्वास्थ्य विभाग है, उनकी व्यापक तैयारी आखिरकार क्या है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से क्वारंटीन व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, तो उनको भी लेकर आज सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। करीब 1 दर्जन मसले ऐसे हैं जिस पर सरकार विनोद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त भारत और नेपाल के बीच में जो तनाव नेपाल ने क्रिएट किया है, नेपाल के ऊपरी सदन में भी बताया जा रहा है कि नक्शा पास हो गया है, लेकिन क्या इस पर भी मंथन त्रिवेंद्र सरकार कर रही है? जी देखिए, हमने इस पूरे मसले को लेकर कल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात की थी सचिवालय में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो भी ये पूरे निर्णय है वो उच्च स्तरीय है, यानी केंद्र के माध्यम से लिए जा सकते हैं। लेकिन इतना है कि उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए दोनों भारत और नेपाल की ये सीमा है, तीनों देशों की सीमा है। तो एहतियात के तौर पर वहां पर जो राज्य सरकार एहतियाती कदम उठाती है, वहां पर सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। और जो स्थानीय एजेंसी हैं, सेना के जवान हैं वहां पर, और स्थानीय बलों के साथ साथ पूरी तरह से चौकसी बरतने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। लेकिन अभी कैबिनेट यहाँ पर बैठक जारी है, उस पर हटकर तमाम राज्य के जितने भी व्यवस्था है कोविड-19 के चलते, उन पर आज मंथन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू उसमें ये होगा कि आखिरकार। विनोद, आप नजर बना रखे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एक और बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। दिल्ली मुंबई की डाक सेवा पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल दिल्ली मुंबई डाक सेवा पर फिलहाल रोक लगी है और उत्तराखंड से जाने वाली डाक सेवा पर भी रोक है। यानी कि डाक के माध्यम से आप कोई वस्तु, कोई चीज आप भिजवाना चाहते हैं, डाक सेवा का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिलहाल उस पर पाबंदी है। मुंबई नहीं पहुंच पाएगा आपका डाक। कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है। तो दिल्ली से न मुंबई से दिल्ली ये डाक सेवा फिलहाल नहीं चलेगी। फिलहाल इसको रोक दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई है। कोटद्वार के स्थानीय लोगों में चीन के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार कर सामान को जला दिया। स्थानीय लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा है। और चीन की अगर हम बात करें तो चीन क्या कुछ कर रहा है उसको पूरा विश्व देख रहा है और क्रिटिसाइज भी कर रहा है। लेकिन आप देखिए, लोगों में गुस्सा है। जो पूर्व सैनिक है उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है और कुछ नाराजगी ऐसे सड़क पर देखने को मिली कि चीनी सामान को जलाया गया, चीनी मीट प्रोडक्ट्स को जलाया गया। अब एक नारा बुलंद किया जा रहा है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। और देखिए, हाथों में पोस्टर्स लेकर लोगों ने यही मांग की है कि चीनी सामान का बहिष्कार करें। चीन के खिलाफ एक गुस्सा है, रोष है, क्योंकि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। टिहरी झील से बिजली उत्पादन में बड़ा योगदान मिल रहा है और इससे उत्तराखंड को काफी बिजली मिलती है। और इसी पर टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक बीके बड़ौनी से बात की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में टीएचडीसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देश का। तो अभी हमारे साथ उसके ईडी हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थान किस तरह से प्रोडक्शन करता है, क्या करता है और भविष्य में उनकी किस तरह की संभावनाएं हैं। बड़ौनी जी, आपका स्वागत है। और आप अभी जो टीएचडीसी का जो वर्तमान कंसेप्ट है, जो प्रोडक्शन है, तो वो किस तरह का है और भविष्य में जो आपके जो कुछ महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ बढ़ाने के लिए, वो किस तरह के? देखिए, वर्तमान में जो टीएचडीसी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1513 मेगावाट की है, जिसमें 14,400 मेगावाट तो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं
और 113 हमारा विंड एनर्जी का है, जो कि गुजरात में है। 2 प्लांट हैं हमारे विंड के। और टिहरी में हमारा 1000 मेगावाट का जो टिहरी प्लांट है वो 2006-07 से ऑपरेशन में है, और कोटेश्वर का जो 400 मेगावाट का है वो 2011-12 से ऑपरेशन में है। अभी जो हम लोग इस टिहरी की अगर बात करें तो टिहरी कॉम्प्लेक्स हमारा 2400 मेगावाट का हम लोगों ने इसको कंसीव किया हुआ है। तो 1400 हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। 1000 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्लांट हमारा अभी निर्माणाधीन है, जिसको कि हम लोग दिसंबर 2022 तक कमीशन करने की ओर अग्रसर हैं। जो जितना उत्पादन अभी बिजली का हो रहा है, तो मतलब उत्तराखंड में जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं तो हम उसमें मतलब कितना हमारा शेयर हो सकता है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल उत्पादन का पूरे उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 3700 कुछ मेगावाट है, जिसमें से 1400 मेगावाट तो टिहरी का ही है। यानी आप कह सकते हैं कि 35% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका योगदान THDC के द्वारा किया जा रहा है उत्तराखंड की क्षमता में। और बाकी हमारे अभी एक 400 मेगावाट का विष्णुघाट पीपलकोटी 444 मेगावाट का निर्माणाधीन है, जो कि जोशीमठ के पास में है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। एक पिथौरागढ़ में हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 200 मेगावाट का बोकांग बैलिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये अगर हम कुछ इस नज़रिए से देखें, एक बहुत ही सरल शब्दों में अपने व्यूवर को समझाने के लिए कि क्या हम इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड की जितनी भी खपत है हम उसको पूरा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये नेशनल प्रोजेक्ट है और इससे जो बिजली है उत्तराखंड को केवल हमारे यहाँ से 12% फ्री पावर तो दिया जाता है एज रॉयल्टी। उसके अलावा जो सेंट्रल कोटे में उनके पास कंजम्पशन पैटर्न के बेसिस पे जो उनका बनता है वो चार्जेबल होता है, उनको उतना योगदान उनको दिया जाता है, क्योंकि ये 9 बेनिफिशियरी स्टेट को हमारी पावर जाती है, तो उत्तराखंड भी उनमें से एक है। ठीक है, 12% फ्री पावर उत्तराखंड को मिल रही है। अभी जो भविष्य में जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो एक नए कंसेप्ट पे, नई तकनीक पे आप काम कर रहे हैं बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो वो क्या है और कब तक पूरे हो जाएंगे? देखिए, मैंने बताया कि आपको जो हमारा मेन अभी फोकस है वो 1000 मेगावाट का जो टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट है उसके ऊपर है। उसमें तकनीक ये है कि जो कोटेश्वर रिजर्वायर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उससे हम लोग लीन पीरियड में पंप बैक करेंगे पानी को, और जब पीक डिमांड होती है तो उस टाइम पे उस पानी से हम विद्युत उत्पादन करेंगे। तो करीब इस तरह से उस परियोजना से हमारा जुड़ने से करीब 1380 मिलियन यूनिट एनुअली हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पीकिंग पावर को। तो यानी उत्पादन में अच्छी खासी एक बढ़ोतरी हो जाएगी? जी हाँ, डेफिनेटली बढ़ोतरी हो जाएगी, और THDC का बड़ा योगदान होगा देश के लिए। तो हमारे साथ थे ED बड़ोनी साहब, और उन्होंने बताया कि किस तरह से भविष्य की हम एक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा, और उन्होंने ये भी बताया कि THDC का बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश नहीं दुनिया में किस तरह का कंट्रीब्यूशन है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ टिहरी से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मैडम, ये तो जादू की